अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि फिर से लास्ट वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी रही है। लोग समझ रहे थे कि थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा, बट लास्ट वीक के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो फ्यूचर्स हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जोन के अंदर है, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था पिछले कुछ एक दो हफ्ते के अंदर वो वापस दोबारा से क्रैश कर गया है। अगर लास्ट वीक के फ्यूचर्स की बात करें वीक ऑन वीक, तो जो कमी आई है उसके अंदर वो डी बार और एच आर के अंदर तकरीबन 5.5% के करीब डाउन गए हैं फ्यूचर्स, जबकि कोकिंग कोल की अगर बात करें तो 10% के आसपास रिडक्शन हुई है वीक ऑन वीक। और इसी तरह आयरन ओर की भी तकरीबन 8-8.5% के आसपास रिडक्शन हुई है। अगर स्पॉट की बात करें तो उस पर बड़ा मेजर इम्पैक्ट आया है। जो एचआरसी के प्राइसेस 500 के लगभग पहुंच गए थे, वापस जो है वो क्रैश कर गए और फिर $20 के आसपास नीचे अब प्राइसेस आ रही हैं। और यही सिचुएशन बाकी के मार्केट्स के अंदर भी है। चाइना ने फिर से दोबारा ऑफर्स भेजना शुरू कर दिया और फ्लड करना शुरू कर दिया। ऑल्दो अभी भी कस्टमर्स का सोच यही है कि प्राइसेस से नीचे कितनी और क्या जाएंगी, जो पहले अभी बॉटम टच कर चुका है उससे ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगी। तो अब लोगों का रुझान अपनी जगह पर है और बाइंग हो रही है हर लेवल के ऊपर। लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, बट एनी हाउ लास्ट वीक जो है वो चाइना के लिए खासा नेगेटिव था और यही इम्पैक्ट जो है वो बाकी की दुनिया के ऊपर भी असरअंदाज होता नज़र आ रहा था। लोग यही वेट कर रहे थे कब जाकर स्टेबिलिटी आएगी। तो इस हफ्ते भी जो शुरुआत हुई है वो बेसिकली नेगेटिव हुई है चाइना के अंदर, जो कि बड़ा कंसर्निंग है सबके लिए। मेजर जो सिचुएशन रही नेगेटिविटी की, उसमें चाइनीज़ इकोनॉमी का ही अमल दखल है। स्टिमुलस पैकेज जो है उस तरीके से नहीं दिया जा रहा। ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके पास भी पैसा नहीं रहा कि वो फर्दर लूज़ कर सके। मिल्स खुद से लूज़ कर रही हैं पैसे उनको भी अपने प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो नीचे लाने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा सिवाय इसके कि आयरन और कुकिंग कोल को जो है वो प्राइसेस पुश करें, जो कि एक लिमिटेड असर ले सकती हैं उसका। अगर बिलेट्स की बात करूँ तो चाइना का बिलेट फिर से जो है वो फार ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोअर प्राइसेस के ऊपर ऑफर हो रहा था। अगर इंडोनेशिया की बात की जाए या आसपास की कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे 5SP की जो ऑफ़र आ रही थी वो 455 CFR थी, $455, जो कि तकरीबन $10 से $15 डाउन है एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर वायर रॉड की बात करूँ तो वो भी तकरीबन $10 के आसपास डाउन है। HRC मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि $15 से $20 जो है वो डाउन हो गया। और इसी किस्म की ऑफर्स जो है वियतनाम के अंदर भी फ्लड हो रही थी HRC को लेकर, जिसकी वजह से खासा वियतनाम के अंदर नेगेटिविटी देखने में आई है लास्ट वीक के अंदर। अभी रीबर्स का जो सिचुएशन चाइना के अंदर चल रहा है वो अभी भी स्लगिश है। कंस्ट्रक्शन के लिए वो कोई एक्टिविटी सही से हो नहीं पा रही कंस्ट्रक्शन की। और जो पुराना सरिया है, पुराने ग्रेड्स के मुताबिक, जो पुराने नॉर्म्स के मुताबिक, वो भी लोगों ने फ्लश आउट करना है, जिसकी वजह से प्रेशर और ज़्यादा आ रहा है। 25 सितंबर तक की मेरे ख्याल से डेडलाइन है कि जो पुराने ग्रेड्स वहाँ पे जो थे वो अभी उसको रिवाइज करके न्यू स्पेसिफिकेशन दे दी गई है, जिसके ऊपर अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर वही सरिया चलेगा। तो वो जो पुरानी इन्वेंट्रीज लोगों में पड़ी हुई थी वो अभी तक फ्लश आउट नहीं हो सकी और अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है कि किसी तरीके से फ्लश आउट करें। अगर मैं स्पॉट आयरन ओर की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ड्रॉप हुआ। तकरीबन आप समझे कि 2022 नवंबर का लेवल जो था लास्ट, उसको जाके टच किया। उसने $90 टच करने के बाद लास्ट वीकेंड के ऊपर फिर वापस $1-1.5 बढ़ा है, रिबाउंड हुआ है थोड़ा सा $2 का। और अब ऐसा $92 92.5 के आसपास मूव कर रहा है, जो कि एक दफ़ा 100 का बैरियर पहले क्रॉस किया था, नीचे गया था, फिर ऊपर गया वापस, अब फिर दोबारा से नीचे आ गया है। और अब लग रहा है कि इसी लेवल के ऊपर ही यहाँ पर मूव करेगा। कुकिंग कॉल की अगर बात करें तो वो भी तकरीबन $5 के आसपास नीचे गया है लास्ट वीक में, और अब एज ऑफ नाउ $198 का FOB प्राइस आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि फिनिश से लेकर रॉ मटेरियल तक इम्पैक्ट दे रही हैं और चाइना किसी भी हाल के अंदर हेल्दी नज़र नहीं आ रहा अभी एज ऑफ नाउ। बाकी की जगह की बात करें, वियतनाम, जापान और ताइवान, तो वहाँ पे भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। वियतनाम के अंदर भी तकरीबन आप समझें कि 2 साल का जो लोवेस्ट प्राइस है अभी एज ऑफ नाउ स्क्रैप का, वो अभी इस वक्त सामने आया है लास्ट वीक देखने में। और फिर भी कस्टमर्स का रुझान जो नहीं था वो नहीं था वहाँ पर। HRC की प्राइसेस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं, तकरीबन $10 से $15 का फॉल आया है वियतनाम के अंदर, जो चाइना की ऑफर्स बेसिकली आ रही हैं। और मेजर रीज़न उसकी वही है, जो फ्यूचर्स डाउन जा रहे हैं, जो सेंटिमेंट डेवलप नहीं हो पा रहा और जो वीकनेस है इकोनॉमी की वो हिट कर रही है और वियतनाम को भी साथ के साथ हिट कर रही है। इसकी मिसाल सिर्फ ली जा सकती है कि जापानीज़ जो H2 ग्रेड है उसकी जो ऑफर्स हैं वो भी तकरीबन $5 के आसपास नीचे गई हैं। और जब जो नई ऑफर आ रही है वो 350 से 355 के लगभग सुनने में आ रही है, और उसके ऊपर भी बाइंग सही से नहीं हो रही है। अगर जापान में टोक्यो स्टील की बात करें डोमेस्टिक मार्केट की, तो वो रिवीजन पर रिवीजन हो रही है, प्राइसेस नीचे जाती चली जा रही है। लास्ट वीक के अंदर भी यही हुआ, तकरीबन $4 से $5 के करीब जो है वो रिवीजन हुई है प्राइस की डाउनवर्ड। और आपको ये बताता चलूँ कि ये 14th रिवीजन है। अगर आप जुलाई से देखें सितंबर स्टार्ट होने तक, तो ये 14th रिवीजन हो चुकी है डाउनवर्ड, जो कि बड़ी स्ट्रेंज बात है और बड़े नेगेटिव किस्म की जो है वो फील देता है। बट जो हालात हैं वो हैं, और ये पूरा रीजन जो बुरे तरीके से
जो आपके लोअर प्राइसेस आ रहे हैं सेमी फिनिश के, उसकी वजह से अफेक्टेड है। और ऐसा लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके से मार्केट यहाँ पर उठने की अभी इस वक्त पोजीशन के अंदर है। अगर ताइवान की बात की जाए तो वहाँ पर रीस्टॉकिंग शुरू हो गई है, कस्टमर ने माल खरीदना शुरू किया है और कदरे बेहतर प्राइस के ऊपर किया है, थोड़ा सा रिबाउंड भी किया है, कॉशियस रिबाउंड है, बट कस्टमर्स को माल चाहिए, ये बात बड़ी क्लियर है वहाँ पर। और होपफुली अगर चाइना समझ जाता तो फिर होपफुली ये चीज़ें जो है वो यहीं से आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब बात करते हैं टर्की की, जो कि चाइना को बिल्कुल इग्नोर किए बैठे हैं टर्किश कस्टमर्स। मेन रीज़न ये नज़र आता है कि उनको रीस्टॉक करना है। पिछले सारे हफ्ते कुछ ना कुछ बुकिंग्स चलती रही हैं, निगोसिएशन चलती रही हैं, मिल्स के पास ओपनिंग है स्क्रैप खरीदने की अभी एज ऑफ नाउ, और वो प्राइसेस पुराने प्राइसेस पे नहीं बल्कि प्राइसेस बढ़ा कर माल खरीद रहे हैं यूएस वेस्ट कोस्ट से। कम से कम 3 डील्स जो है सुनने में आई हैं और ओवरऑल जो है 5-6 कार्गोज लास्ट वीक के अंदर बुक हुए हैं। और अब जो प्राइसेस चल रही हैं वहाँ पर तकरीबन 370 के आसपास HMS यूएस का सेल आउट हो चुका है और 388-390 पे शेरिट की प्राइस अभी इस वक्त जो है वो स्टेक कर रही है। और लास्ट वीक के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, लोगों का कहना ये है कि शायद ये एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी। बट ऑन द अदर हैंड जो चाइनीज़ सिचुएशन बनती चली आ रही है लास्ट सेकेंड हाफ ऑफ वीक से, वो बड़ी एक स्केरी है और वो टर्किश कस्टमर्स को किसी भी तरीके से परेशान करती है नहीं करती है इस हफ्ते के अंदर पता चलेगा। बट अपेरेंटली ये लगता है कि टर्की की जो रीबास की सेल है वो काफ़ी अच्छी हो रही है और उनके प्राइसेस भी अभी इस वक्त 580-585 के आसपास FOB बेस के ऊपर चल रहे हैं, जो कि रीज़नेबल प्राइस है और जो स्क्रैप उनको सस्ता मिल रहा है। तो बेसिकली मार्जिन जो है वो उनके सस्टेन कर रहे हैं और डिमांड भी आ रही है कहीं ना कहीं से डिफरेंट रीजन्स पे, वो लोग अपना सरिया बेच रहे हैं। इवन डोमेस्टिक सेल्स भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ मिल्स ने जो है अपनी सेल्स ओपन की थी और 30,000 टन का जो ऑर्डर्स हैं वो बाय आफ्टरनून उनके बुक हो चुके थे और जो है वो क्लोज़ कर दी उन्होंने अपनी ऑर्डर बुक्स, जिससे ये फील होता है कि उनके ऊपर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है और वो अभी भी स्क्रैप खरीदते रहेंगे और उनका एज लॉन्ग एज मार्जिन मेंटेन होता रहे तो एक अच्छा बिजनेस उनके लिए बेसिकली चल रहा है अभी इस वक्त। टर्की के हवाले से तो HRC की अगर बात करें तो वहाँ पर HRC के ऊपर भी अभी फिलहाल प्रेशर नज़र आ रहा है, बट ओवरऑल टर्की पे जो पुराने प्रेशर्स नज़र आते रहे हैं हम लोगों को, वो अभी इस वक्त प्रीवेल नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। सम हाउ टर्की इज़ इन बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर ईरान और रशिया की बात करें तो ईरान के अंदर भी स्टेबिलिटी है, बिलेट्स को लेकर $460 का FOB प्राइस आ रहा है, जबकि ब्लैक सी और रशियन जो बिलेट्स हैं उसके ऊपर अब असर आना शुरू हो गया है। पहले तो उनके स्क्रैप प्राइसेस बढ़ रहे थे और वो थोड़ा सा लग रहा था कि सपोर्ट मिलेगी और बुलेट की प्राइसेस स्टेबल रहेंगी, बट मेरे ख्याल से जो चाइना की जो डंपिंग है और जो बाकी कंट्रीज़ की डंपिंग हो रही है अभी इस वक्त जो प्राइसेस इतने लो हो गए उसकी वजह से रशिया को भी अपने प्राइसेस डाउनवर्ड एडजस्ट करने पड़े। अराउंड $15 से $20 के आसपास उसके अंदर कमी आ चुकी है और इसी तरीके से HRC के अंदर भी $15 से $20 उन्होंने कमी की है। और जो भी उनके डेस्टिनेशंस थे और जहाँ पे वो माल बेचते हैं वहाँ पर भी ये प्राइसेस जो है वो उसको पास ऑन कर रहे हैं इस रिडक्शन को। अब ये देखना है कि क्या आया ये चीज़ उनके लिए नए ऑर्डर्स लेके आ सकती है या नहीं आ सकती, या मज़ीद जो है वो कस्टमर्स को डरा देगी। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जो कस्टमर्स हैं उनके वो भी फ़िलहाल लेने के मूड में नहीं है, चाहे ख्वाह प्राइस कम भी हो तब भी इनकी सेल्स शायद इतने बेहतर तरीके से बढ़ नहीं सकेगी। और अब अगले से देखेंगे कि यहाँ पर ईरान और रशिया का क्या पोजीशन है, बट मोस्ट प्रोबेबली स्टेबिलिटी रहेगी। अगर दुबई की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी एक न्यूज़ है, वो ये है कि वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर आ रहे हैं दुबई वाले, और उसके लिए जो पहले प्लान था इनका उसको एग्जीक्यूट भी करने के लिए अब कमिटमेंट शुरू हो गई है प्रोजेक्ट की, जिसकी वजह से हलचल है मार्केट के अंदर। होपफुली ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसके अंदर कंजम्पशन स्टील की बहुत ज़्यादा है और पूरी की पूरी स्टील इंडस्ट्री की जो डायनामिक्स हैं वो एक दफ़ा हिल जाएंगे और जो सप्लाई जानी होगी इनको, ऑल दो जो उनको स्टील ग्रेड चाहिए होता है वो बहुत स्पेशल ग्रेड है, बट दुबई के अंदर मिल्स मौजूद हैं जो कि स्पेशल ग्रेड बनाती हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उनका फोकस अभी इस प्रोजेक्ट की तरफ हो जाएगा जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो होपफुली जो डिमांड वाला कंसर्न है रीबार्स को लेकर दुबई के अंदर, वो कोई ऐसा कंसर्न अभी फ़िलहाल नहीं रहा है। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप के अंदर HRC के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं, तकरीबन €30 के आसपास सुनने में आया है कि प्राइसेस वापस पोस्ट हॉलीडेज़ सितंबर के अंदर आकर मिल्स ने जो है वो अपनी प्राइसेस रिवाइज़ की हैं और ट्रेडर्स ने प्राइसेस रिवाइज़ की हैं क्योंकि पुराने रेट के ऊपर काम नहीं हो रहा था। ये खास तौर से इटली की मैं बात कर रहा हूँ, इटली के अंदर जो प्राइसेस आ रही हैं सेल्स की एक्चुअल जो रियलाइजेशन है वो $30 कम है एज़ कम्पेयर टू जब वो छुट्टी पे गए थे अर्ली अगस्त के अंदर या एंड ऑफ जुलाई के अंदर। तो उससे ये फ़र्क अभी इस वक्त प्राइसेस का आ चुका है कॉइन्स के अंदर, जिसका मतलब ये कॉइन्स अंडर प्रेशर है। बट ऑन द अदर हैंड स्क्रैप की बात की जाए तो उसमें भी रिवीजन हो रही हैं, डाउनवर्ड रिवीजन हैं उसके अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता अगर फिनिश की सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे प्रेशर आएगा और स्क्रैप की प्राइसेस को भी ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। जो मेजर रीज़न नज़र आ रहा है यूरोप के अंदर हालात का वो वही है कि लो प्राइस्ड इम्पोर्ट्स हैं, चाइना की डंपिंग भी है वहाँ पर, इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी अपनी डंप वहीं पे कर रहे हैं। सम हाउ जो लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट है यूरोप के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। अब तो काफ़ी जो यूरोपर इनकी एसोसिएशन है
उसने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि हम पहले भी ये मामला डिस्कस कर चुके हैं। एज ऑफ नाउ उनकी जो इंडस्ट्री है वो एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग आ चुकी हुई है। जर्मनी के अंदर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, खासतौर से वॉक्सवैगन की भी जो कार प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको भी वो बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस तरीके से कंजम्पशन नहीं है। जो अपना वो माल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और जो डंपिंग हो रही है, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है चाइना के अंदर या बाकी कंट्रीज़ के अंदर, वो यहाँ पे आके डंप हो रही है, वो किसी भी तरीके से इनको प्रोडक्शन करने नहीं दे रहे। तो इसको काफ़ी सीरियस अंदाज के अंदर दोबारा से उठा रही है वहाँ की एसोसिएशन की, किसी तरीके से डंपिंग या इसको प्रोटेक्शन दी जाए किसी तरीके से इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री को चलने दिया जाए। तो उसका देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। इतना कोई रिजल्ट किसी भी चीज़ के आते नहीं है, तो होपफुली कुछ टाइम लगेगा, बट आगे मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों को कुछ ऐसे के अंदर इसके रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएंगे इसके। बाकी जो कस्टमर्स का एटीट्यूड है वो वेट एंड वॉच का है। वो चाहते हैं कि हम पहले देख लें कि प्राइसेस कहाँ पर जाके स्टेबल होंगे, फिर उसके बाद किसी बाइंग में आएंगे। अगर यूके की बात की जाए तो वहाँ पर जो फर्स्ट वीक है सितंबर का, उसके अंदर डिमांड जो है वो काफ़ी लिमिटेड रही है। चाहे कंटेनर्स की बात करें, चाहे बल्क की बात करें, कोई ज़्यादा अच्छी डिमांड नहीं थी। और फिलहाल प्राइसेस जो है वो वहाँ पर स्टेगनेंट है और स्टेबल है। अब डिपेंड करता है कि आगे किस किस्म की डिमांड आती है और उस तरफ मार्केट जो है मूव ऑन करेगी। अगर यूके यूरोप के ऑफर्स की बात करें, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, तो वो भी स्टेबल रही है। थोड़ा सा स्लाइट प्रेशर रहा है, बट सम हाउ यार्ड्स ने अपने प्राइसेस कम नहीं किए हैं, और ट्रेडर्स भी अभी कश्मकश में कि पीछे से माल सस्ता नहीं मिल रहा और आगे कस्टमर भी महंगा माल नहीं खरीद रहे। समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये कि क्वेश्चन बैठेगी, बट टाइमिंग डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी सिचुएशन स्क्रैप की मैंने बताया कि अच्छी नहीं है। बाइंग वहाँ पर नहीं हो सकी और लोग अभी वेट एंड वॉच के अंदर हैं, और फिलहाल अभी मामला काफ़ी स्लो हैं। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो शर्ट की प्राइस तकरीबन 390-92 के आसपास वहाँ पर आ रही है। वेस्ट अफ्रीकन HMS की बात की जाए, यूरोप के HMS की, तो 360 से 70 की प्राइस वहाँ पर चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया की भी प्राइस इस तरह 70-75 के आसपास वहाँ पर कोट हो रही है अभी HMS और PNS की। दुबई की भी जो प्राइसेस हैं वो 375 से 80 वहाँ पर कोट की जा रही हैं, बट कोई खास बिजनेस सुनने में नहीं आ रहा। कुछ बिजनेस 70 से 75 के अंदर इंडिया के अंदर सुनने में आया है। बांग्लादेश के हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं, और वो कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की तरीके से चीज़ों को स्टेबलाइज किया जा सके और काम को वापस चलाया जा सके। कुछ सुनने में आएगा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बैंक्स लगा रहे हैं कि आप 100% मार्जिन के ऊपर ऐसी खोल सकते हैं, जो कि बिज़नेस और इम्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होगा, और लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि जो उनकी इम्पोर्ट्स हैं स्क्रैप की वो भी कम हो जाएंगी। ऑलरेडी मिल्स जो है 50-60% प्रोडक्शन के ऊपर चल रही हैं, और वो माल भी उनका इतने अच्छे तरीके से सेल आउट नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स भी नहीं आ रहे, और ख़ास तौर से अभी जो मेजर उनके लिए आगे प्रॉब्लम रहेगा वो ये है कि IMF से भी अभी उनको नेक्स्ट जो ट्रेंच चाहिए अपनी फंड्स की, वो भी अभी निगोशिएट करनी है और लेकर आनी है वापस। उन पैसे जो है बाहर से लेकर आने, ताकि उनकी इकोनॉमी जो है वो कहीं स्टक ना हो जाए और चलती रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी ऊपर डिपेंड करता है अभी बांग्लादेश की मार्केट किस किस्म की चलेगी, बट टाइम बिंग बड़ी स्टेगनेंट और स्लो मार्केट है वो। अब करते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस काफ़ी स्टेबल रहे लास्ट वीक के अंदर एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। प्राइसेस बिल्कुल एग्जैक्टली वही थे, 397-98 से लेकर 403-5 के आसपास ऑफर्स आ रही थी, जबकि जो कारोबार हुआ है, कंक्लूजन हुए हैं, वो 398, 400, 402 के ऊपर होता रहा है लास्ट वीक के अंदर। इस हफ्ते भी यही उम्मीद की जा रही है कि स्टेबल प्राइसेस के ऊपर काम होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर बारिशें इस दफ़ा नहीं होती हैं, पूरी बारिशें ख़त्म हो गई हैं, अगर मौसम बेहतर हो जाता है और वापस कंस्ट्रक्शन का सीज़न आता है सामने, तो होपफुली डिमांड पिकअप करेगी, स्क्रैप की डिमांड भी पिकअप करेगी। स्क्रैप की शॉर्टेजेस है मार्केट के अंदर, ऑल दो शॉर्टेजेस होने के बावजूद किसी किस्म के प्राइस के अंदर कोई इजाफा देखने में नहीं आया। खासतौर से सेमी फिनिश और फिनिश प्राइसेस के ऊपर उल्टा प्रेशर ही रहा है, और डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से लोग अब खैर होल्ड बैक कर रहे थे लास्ट वीक के अंदर कि इस हफ्ते देखना चाहते हैं क्या सेंटिमेंट्स बनते हैं। अगर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और मार्केट बढ़ना शुरू होती है, तो फिर होपफुली गुंजाइश है उसके अंदर रिबाउंड होने की पूरी तरह से, बट उसके लिए सरिया और जो फिनिश सेल्स है उसका बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो बड़े रीरोलर्स हैं, कोल रीरोलर्स पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एंटी डंपिंग के लिए फिर से रिक्वेस्ट किया है। एंटी डंपिंग तो पहले भी गैल्वनाइज्ड कॉइल्स के ऊपर थी, बट उसका समहाउ बेनिफिट लिया जा रहा था, और चाइनीज़ कंपनीज जो है वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके गैल्वनाइज को पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रही थी, जिसको हाईलाइट किया है इन बड़ी मिल्स ने यहाँ पर, और टैरिफ कमीशन के सामने गए हैं कि इसको भी बैन करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर भी वही ड्यूटीज़ और एंटी डंपिंग लगानी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से हमारी मिल्स जो है वो चल सकें। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ब्लीक है, और सेल्स उनकी नहीं हो रही हैं जिस किस्म की प्रोडक्शन हैं, और डंपिंग का वही मामला चाइना का पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी तरह तंग कर रहा है इन मिल्स को, और ये मिल्स भी एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग है। अगर ये चीज़ें चेंज नहीं करती है गवर्नमेंट और इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती, तो फिर प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। उसकी एक मिसाल ये भी कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो दिया गया है मेटल एक्सपर्ट्स के अंदर, उसमें उन्होंने ये बताया कि 2023 के अंदर जो इम्पोर्ट्स थी गैल्वनाइज की, अब अगर ओवरऑल
इंपोर्ट्स अभी इस वक्त 2024 की देखें तो ऑलरेडी आधा साल गुजरा है, उसके अंदर सरपास कर चुकी है वो इंपोर्ट, जिसका मतलब ये है कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि जो इंपोर्ट लास्ट ईयर हुई थी उससे डबल इंपोर्ट्स भी करवाइज की इस साल होगी। जो उन्होंने फिगर दिया वो तकरीबन 17 से 18% का इंक्रीज़ दिया है एज ऑफ नाउ, बट अगर हालात इसी तरीके से रहे तो शायद ये गैप फर्दर बढ़ जाएगा और फिनिश की इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस वक्त आके हर्ट करेगी मार्केट को। तो इसके बारे में देखते हैं क्या डिसीजन होता है। डिसीजन आने में कुछ टाइम लगेगा, बट उसके बाद मार्केट थोड़े से सेंटिमेंट चेंज होने चाहिए और होपफुली लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए एक थोड़ा सा रूम बनना चाहिए कि वो अपना काम तरीके से जो है वो कर सकें। बाकी के हालात जो है वो इंपोर्ट के हवाले से सेंटिमेंट्स अब मार्केट ही डिसाइड करेगी। एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज है अभी कि टर्की और चाइना दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, और नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ करता, उनको एक ही डायरेक्शन में आना पड़ेगा या चाइना को जो है वो रिवर्ट बैक करना पड़ेगा और प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, वरना एवेंचुअली अल्टीमेटली प्रेशर टर्किश प्राइसेस के ऊपर आएगा और वही चीज़ फिर स्क्रैप को भी इम्पैक्ट करेगी। तो सिचुएशन अभी इस वक्त कंफ्यूजिंग है, बट होपफुली ऐसा ऐसा इसमें क्लैरिटी आना शुरू होगी, जो कि कई महीनों से अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, बट लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक अभी इस वक्त बाइंग और सेलिंग करते रहेंगे। अभी तक के लिए ये अपडेट सी। थैंक यू वेरी मच।